जहाज का। लेकिन प्रथम व्यक्ति अगर अंग्रेज आने वाला अगर कहेंगे तो जॉन मिल्डेन हॉल। कौन है आपको? जॉन मिल्डेन हॉल, जॉन मिल्डेन हॉल। सर आप पूछिए तो हम पूछ ना रहे हैं, तो जहां गलती होती है तो फिर उसको ऑपरेशन ना करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, तब तो ना जाके अंतर बुझाता है, ठीक है। रेड ड्रैगन बहुत बढ़िया, अभिमन्यु कुमार, रमेश कुमार है, सब मार दे रहा है, ठीक है। आपसे सर हम साइंस, अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिएगा अगर आपसे पूछेगा पहला अंग्रेज जहाज कौन, तो रेड ड्रैगन। लेकिन भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति अगर कहेगा तो कौन? जॉन मिल्डेन हॉल। कौन है आपको? जॉन मिल्डेन हॉल। लेकिन आपसे पूछेगा कि जहांगीर के समय में आने वाला पहला अंग्रेज, जहांगीर के समय में आने वाला पहला अंग्रेज अगर कहेंगे तो कौन? हॉकिंस। अब आपका सही है, आपका हॉकिंस। कौन है आपको? हॉकिंस। लेकिन आपसे पूछेगा जहांगीर के समय तो वही पहला हॉकिंस और दूसरा सर टॉमस रो। कौन है आपको? सर टॉमस रो। तो हॉकिंस कब आया था? 1608 में। सही है आपको, 1608 में। जबकि सर टॉमस रो कब आया था? 1615 में। कब आया था? 1615 में। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछे जहांगीर ना लगाकर सीधे पहले व्यक्ति था पहला अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल। पहला अंग्रेज जो जहांगीर के समय आया जॉन हॉकिंस। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि पहला अंग्रेज जो अकबर के समय आया, आप लोग में से कोई बताया था कौन? फिंच, राल्फ फिंच। गुड। कौन होगा? राल्फ फिंच। तो अब ध्यान रखना है, बस एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को टाइप आप समझ गए तो 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही आसान हो जाता है, ठीक है। वहां आपको चारे ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन ठंडा के महीना में भी आपको पसीना छुड़ा देता है। चार ही ऑप्शन में लगेगा आपको चारों है, लगता है कि चारों नहीं है ना। तो बहुत बच्चा है कि समझ नहीं आता था, कहता जय बजरंगबली, मार दिया। अब मार दिया तो कभी कभी सही भी हो जाता है, ठीक है। मार देने पर क्या होता है, कभी कभी सही भी हो जाता है। लेकिन एग्जाम जो है तुक्का मारकर निकाला नहीं जा सकता। वह एग्जाम जिसमें निगेटिव हो, अगर आप चाहेंगे कि तुक्का मारकर हम निकल जाए और मेरा रिजल्ट शो कर दे, ऐसा संभव नहीं। इतना ध्यान रखिएगा। अब होगा कैसे? जैसे मान लिया जाए चार ऑप्शन में दो ऑप्शन को अगर आप छांट देते हैं तो 50% ऑप्शन हो गया। और उसमें अगर आप रिस्क लेते हैं, कैमरा में अच्छा आप सटाए, अब तो लगना चाहिए कि तो लग रहा है कि कोई। अब देखिए, ठीक है, चलिए। अब 50% जब क्वेश्चन आप ऑप्शन को छांट देते हैं तब बचा दो ऑप्शन। और दो ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप तुक्का मारिएगा तो संभावना कितनों भाग खराब रहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और ना तो आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, पहला अंग्रेज जहाज आने वाला, पहला अंग्रेज भारतीय आने वाला जॉन मिल्डेन हॉल। जहांगीर के समय प्रथम अंग्रेज आने वाला कौन? हॉकिंस। अंग्रेज आपका पहला अंग्रेज जो अकबर के शासन में आया, यानी अकबर के दरबार में आया, तो कौन? राल्फ फिंच। सही है आपको, राल्फ फिंच। अब बताइए, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, वह अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? सही है, राजनीति एवं प्रशासन से। किससे है आपको? राजनीति एवं प्रशासन से। लेकिन वह किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। लगभग पहले का कोई भी बुक हो,
यानी प्राचीन भारतीय की अगर बात हो तो मूल रूप से वह पुस्तक संस्कृत में ही लिखा गया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र भी किस भाषा में, जिसका संबंध किस क्षेत्र से, राजनीति एवं प्रशासन से। लेकिन लिखा कौन, चाणक्य। लेकिन चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। वास्तविक नाम की अगर बात कहे तो विष्णुगुप्त। ऐसे चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। तो बताइए यह किस शासक के दरबार में प्रधानमंत्री और गुरु का काम किया करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। सही है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कहां का यात्री था, यूनान का। कहां का था आपको, यूनान का। यह किस शासक के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। सही है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के आपको दरबार में। सही है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन आप बताइए मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। सही है आपको, इंडिका। और इंडिका जो पुस्तक है वह किस भाषा में लिखा गया था, ग्रीस। और ग्रीस को ही क्या कहा जाता है, यूनानी भाषा। क्या कहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि पहले यूनान देश को ग्रीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रीस। और वहीं का भाषा है ग्रीक भाषा। इसलिए ग्रीक भाषा को यूनानी भाषा या ग्रीस भाषा या ग्रीक भाषा भी आप कह सकते। तो किस भाषा में, ग्रीक भाषा में कौन लिखा, मेगास्थनीज। सही है आपको, मेगास्थनीज। लेकिन मेगास्थनीज को किस शासक द्वारा भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर। सही है आपको, यानी मेगास्थनीज जो था वह किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। सही है आपको, सेल्यूकस निकेटर का। सही है आपको, सेल्यूकस निकेटर। लेकिन चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। जबकि चोल वंश का प्रथम राजधानी कहां थी, ध्यान रखिएगा, प्रथम राजधानी कहेगा तो उरैयूर। ध्यान रखिएगा, चोल वंश का प्रथम राजधानी उरैयूर। अगर क्वेश्चन में प्रथम लगा दिया राजधानी तो कौन हो जाएगा, उरैयूर। बाद में उरैयूर हटाकर क्या कर दिया गया, तंजौर। क्या कर दिया गया, तंजौर। जो आपको तंजौर जो है वह किस राज्य में स्थित है, आपको तमिलनाडु। लेकिन आपसे पूछा जाएगा चोल वंश की राजधानी तो तंजौर, जबकि चोल वंश की प्रथम राजधानी तंजौर। चोल वंश की राजधानी अगर कहेगा तो तंजौर, जबकि चोल वंश की प्रथम राजधानी अगर कहेगा तो कौन, उरैयूर। जबकि चोल वंश का संस्थापक अगर कहेगा तो कौन, विजयालय। जबकि चोल वंश का अंतिम शासक की अगर बात कहे तो कृष्ण तृतीय तो था ही नहीं, वो तो अलग वंश का था। हाँ, ट्रिपल जरूर था, राजेंद्र तृतीय। यानी चोल वंश का अंतिम शासक कौन था आपको, राजेंद्र तृतीय। अभी पूछताछ हो रहा है, पढ़ाने वाला तो आप लोग को बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, अभी पैसा नहीं लाए हैं, कैसे होगा, बिना पैसे के पढ़ना है। क्या पूछ रहे थे, चोल वंश का अंतिम शासक कहेगा तो कौन, आपको राजेंद्र तृतीय। जबकि चोल वंश का संस्थापक अगर कहेगा तो कौन, विजयालय। लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, चोल वंश का। स्थानीय स्वशासन अगर आपसे पूछेगा किस वंश की देन है तो चोल वंश। लेकिन आपसे पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय का देन है, लॉर्ड रिपन। सही है, स्थानीय स्वशासन कहेगा किस वंश की देन है तो चोल वंश। जबकि किस गवर्नर जनरल या वायसराय का देन है तो कौन, आपको लॉर्ड रिपन। सही है, आपको लॉर्ड रिपन। लेकिन सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला चोल शासक कौन था, कौन, राजा राज प्रथम। सही है आपको, चोल आपका वह चोल शासक जो सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वह आपको शासक कौन, तो राजराज प्रथम। सही है आपको, राजराज प्रथम।
लेकिन चोल वंश का उस शासक का आप नाम बताएं जो श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीत लिया। राजेंद्र चोल, यानी पहला आक्रमण किया और पूर्ण रूप से जीत लिया। इसका अर्थ है कि पहला बार आक्रमण किया होगा और कुछ भाग को ही जीता होगा। यानी दोनों अगर क्वेश्चन रहे तो राजराज प्रथम, लेकिन श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीत लिया अगर कोई शासक कहेगा तो कौन? राजेंद्र चोल। और राजेंद्र चोल को ही कहा जाता है कौन? राजेंद्र प्रथम। यानी राजेंद्र प्रथम को ही राजेंद्र चोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप बताइए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526। सही है आपको, 1526। अभी कुछ होता है आसान क्वेश्चन भी उसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें तो नया पुरान सब लड़का है ना, तो धीरे 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 अपने सब बढ़ेगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, यादें रहने से नहीं होता, खूब याद रहने से होता है। वहां आपको 1526 से लगेगा 1761, कभी 1756 लगेगा, क्योंकि अगर वह क्वेश्चन को 2-4 बार अगर आप मेहनत नहीं किए हैं, सब कुछ क्विज नहीं करते, टेस्ट नहीं देते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में क्या होता है, हालत खराब कर देता है। यहां लगेगा कि सब कुछ आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने पर लगेगा कि सब कुछ विपरीत जा रहा है ना। बच्चा जब एग्जाम देके आता है, ट्रेन में बैठ के आता है, तो बगल वाला पूछता है भाई साहब कै गो बनाए हैं, तो 100 गो क्वेश्चन है तो कौनो 100 से कम नहीं कहता है। बहुत ऐसा भी 100-101 को कह देता है धोखा से ना, लेकिन 100 में 100 मार देता है। लेकिन जैसे अब ट्रेन चलने लगी ना, तब धीरे धीरे उसका नंबर भी क्या होता है, खसकने लगता है ना। ओहो इसका ये आंसर होगा, ओह आज ये मारना चाहे ये मार दिया, वो तो गलत हो गया। धीरे धीरे करते करते 20 से 22 को क्वेश्चन सही होता है। कहता कि भागे साथ नहीं दे रहा, कहता है ना कि भागे साथ नहीं दे रहा है। भाग साथ सबका देता है, बस बशर्ते हम लोग में कुछ कमजोरी रहता है। जिस स्तर से कंपटीशन में चाहता है ना, उस स्तर का हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, नतीजा हो जाता है कि कभी नंबर आता ही नहीं। चलिए तो क्या पूछ रहे थे? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई 1761। सही है, बहुत बढ़िया। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, जबकि दूसरी लड़ाई 1556, जबकि तीसरी लड़ाई की अगर बात कहेंगे तो कौन? 1700, सीधे 61 नहीं, 1761। बक्सर का युद्ध 1764, जबकि पलासी का युद्ध 1757। सही है आपको, 1757। सिपाही विद्रोह 1857। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन कहेंगे तो 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च 1930। और दांडी मार्च को ही आपको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च दोनों आपको 1930। सही है आपको, 1930। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन रद्द 1905। बंगाल विभाजन रद्द 1911। सही है आपको, 1911। लेकिन भारत की राजधानी, एक मिनट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब घोषित किया गया? 1911। अगर आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा इसमें है, अगर आपसे पूछे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण, यानी अगर आपसे पूछे कि हस्तांतरण या लाया गया ना, लाया गया या हस्तांतरण किया गया या घोषणा किया गया, ये सब कहेंगे तो 1911। यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया, लाया गया या घोषणा किया गया। अगर तीनों शब्द रहेगा तो 1911। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, यानी बना कब? तो 1912।
12। कब बना आपको? 1912। लेकिन जब दिल्ली राजधानी बनी, घोषणा के समय और बनने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था आपको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जबकि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। सही है आपको, लॉर्ड कर्जन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 1919। सही है आपको, 1900। अभी डेट उठना सब बाद में, ठीक है। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। और रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। जबकि साइमन कमीशन बना था 1927 में। कहां आपको? लंदन में। लेकिन भारत वह कब आया? 1928 में। लेकिन कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। यहां 3 को आने वाला है। क्रिप्स मिशन 1942, साइमन कमीशन 1928 और कैबिनेट मिशन 1946। सही है आपको, 1946। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा बायोलॉजी में। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ा लगता होगा कि क्या है नहीं है, लेकिन जब एक सप्ताह आप कर लेंगे तो आपको लगेगा कि सारा चीज आ रहा है, माने डाउट रहता ही नहीं है। उससे क्या, अगर डाउट है तो एग्जाम कभी निकलने का संभावना नहीं रहता है। क्योंकि अगर वहां अगर 1% अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो लड़का इतना प्रेशराइज हो जाता है, प्रेशर में चला रहा कि आपको लगेगा कि 70 से 80% प्रेशर में। और प्रेशर में कोई भी काम अच्छा होता है क्या? कभी नहीं। अब हम लोग आएंगे बायोलॉजी में, थोड़ा आते हैं। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। सही है आपको, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है आपको? हार्मोन। लेकिन इंसुलिन जो है वह शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय या कोई पैनक्रियाज भी कह रहा है, वो एक ही होता है। सही है, अग्नाशय को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैनक्रियाज कहा जाता है। और इंसुलिन का स्राव कहां से होता है आपको? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से। लेकिन अग्नाशय के किस सेल से? बीटा सेल से। अग्नाशय के किस सेल से? तो बीटा सेल से। लेकिन किस दीपिका से? लैंगर-हैंक्स दीपिका से। चूंकि बीटा सेल और लैंगर-हैंक्स दीपिका वो दोनों किस अंग में होता है? अग्नाशय में होता है। लेकिन आपके शरीर में अगर इंसुलिन का अगर कमी हो जाता है तो अब बताइए कौन सा रोग होगा? मधुमेह। अगर शरीर में इंसुलिन की अगर कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह। और मधुमेह बीमारी को ही डायबिटीज कहा जाता है या चिनिया बीमारी कहा जाता है। डायबिटीज अर्थात चिनिया बीमारी। लेकिन आप बताइए, अगर इंसुलिन का कमी हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन का अगर अधिकता हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। सही है आपको, हाइपोग्लाइसीमिया। यानी इंसुलिन का अगर कमी हो जाएगा तो डायबिटीज, अगर इंसुलिन का अधिकता हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। अगर मान लिया जाए यही अगर क्वेश्चन रहे, ये तो आप जानते हैं कि इंसुलिन का कमी और अधिकता दोनों समझ गए। क्योंकि इंसुलिन का कमी होगा तो डायबिटीज रोग। अगर यही चीज इंसुलिन का शरीर में अगर अधिकता हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। इससे होता है कि स्मरण शक्ति क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर। और डायबिटीज से तो आप जानते ही हैं कि इंसुलिन की कमी से आपका पैनक्रियाज क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है। क्या होता है? नष्ट होने लगता है। अगर मान लिया जाए इंसुलिन का कमी हो गया, डायबिटीज हो गया, तो कोई भी घाव छूटबे नहीं करता रहता। यानी छोटा घाव बड़ा घाव का रूप ले सकता है। कहने का अर्थ कि आपका शरीर में इंसुलिन का कमी हो गया
और ग्लूकोज का अधिकता हो गया। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग, गड़बड़ा गया। माइनस माने कम, ठीक है, प्लस माने अब देख लीजिएगा, इंसुलिन का कमी हो गया तो डायबिटीज भी लिख सकते हैं। अच्छा, इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो हाइपर ग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगर मान लिया जाए ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो डायबिटीज। अब मेरा कहने का सेंस हुआ कि अगर शरीर में इंसुलिन कम हो जाए तो भी डायबिटीज, और शरीर में अगर ग्लूकोज का मात्रा भी ज्यादा हो जाए, यानी रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो कौन सा बीमारी, ये भी डायबिटीज। यानी कहना कि इंसुलिन की कमी हो और डायबिटीज की आपका ग्लूकोज की अधिकता, दोनों कंडीशन में कौन सा रोग होगा, कौन होगा, मधुमेह अर्थात डायबिटीज। अगर डायबिटीज हो जाएगा तो कौन सा मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अग्नाशय। कौन सा आपको, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज। लेकिन इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जिंक यानी जस्ता। सही है, इंसुलिन में आपको कहा जाएगा कि किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको जिंक, जिंक अर्थात जस्ता। सही है, आपको जस्ता। अब देख लीजिएगा, थोड़ा आइएगा, पीत। पीत का स्राव जो होता है शरीर के किस अंग से होता है, किससे, लीवर से। किससे आपको, लीवर से। और लीवर को ही कहा जाता है यकृत या लीवर या जिगर। लार का किसका जिगर का टुकड़ा होता है, किसका, भटक नहीं ना रहे हैं, मां का। किसका, मां का। तो देखिएगा यकृत को ही लीवर या जिगर कहा जाता है। सही है, आपको यकृत को ही। सर बोर्ड पीडीएफ दीजिएगा ना। अच्छा, कूपन कोड कहाँ मिलता है सर, उस सब एप्लीकेशन पर जाइएगा ना तो सब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, नंबर भी रहता है, उस पर कोई दिक्कत हो तो नंबर पर फोन करके समझ लेना है। तो देखिएगा पीत जो होता है, आप बताइए पीत अम्लीय होता है कि क्षारीय, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। यानी इसका अर्थ है कि क्षारीय होगा, यानी 7 से ज्यादा होगा। क्योंकि आमतौर पर हम लोग जानते हैं जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन होता है वह 7 के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन थोड़ा और हम लोग ध्यान दे देंगे। अब बताइए 5, 6, 4 और 3। अब ये बताइए सब पीएच मान है, ये सब अम्लीय होगा कि क्षारीय, अम्लीय होगा, कोई दिक्कत। लेकिन एक बार पिछला वाला में पूछ दिया था टेक्नीशियन में, ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया और पूछा कि सबसे मजबूत अम्ल कौन होता है, तो कौन, 3। यानी कहने का कि 700 जो जितना कम होगा वह उतना ही मजबूत अम्ल होगा। चूंकि अम्ल तो सब है, क्यों, चूंकि 7 से कम है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सब में सबसे मजबूत अम्ल कौन होता है, तो 7 से जितना कम होगा वह उतना ही मजबूत होगा। अगर इसी ऑप्शन में हम लोग अगर 2 दे दिए तो 3 से कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आइएगा 8, 9, 10, ये सब अम्लीय है कि क्षारीय, क्षारीय है। इसमें नो डाउट सब आपको क्षारीय है। लेकिन आपसे पूछ दे कि सबसे मजबूत क्षारीय कौन, 9। कौन, 9 की 10, 10 की 11, 11 की 12,
यानी 7 से, कहने का सेंस कि 7 से जितना ज्यादा होगा वह उतना ही मजबूत क्षार होगा। यानी कहने का अर्थ कि पीएच स्केल जो होता है इससे हम लोग को पता चल जाता है अम्लीयता और क्षारिया, और यह स्केल होता है 0 से 14 होता है। इसका लोएस्ट मान हो जाता है 0 और हाईएस्ट मान पीएच स्केल का कितना हो जाता है 14, और इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय। कंप्लीट। तो अब बताइए जो है, अब आपको बताना है कि पित्त जो होता है ये आपको स्राव कहां से होता है, यकृत से, और इसका यह अम्लीय होता है कि क्षारीय, क्षारीय। यानी कहने का कि इसका मान जो होगा वो 7 से ज्यादा हो तो कितना होगा 7.7 से 7.8। यह आपको पित्त का, लेकिन पित्त का स्राव होता है आपको यकृत से, स्राव होता है कहां से, यकृत से, लेकिन पित्त जमा कहां होता है, बारे वाह, पित्ताशय में। सही है। अगर आपसे पूछा कि पित्त स्राव कहां से होता है तो यकृत से, लेकिन पित्त जमा कहां होता है तो पित्ताशय में। यह अम्लीय होता है कि क्षारीय, क्षारीय होता है, और क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो लगभग 7.7 से 7.8 होता है। चलिए, अब पूछताछ हो गया। अब हम लोग आएंगे एक टॉपिक पर, डेली एक टॉपिक चलेगा ताकि आपका एग्जाम के लेवल का टॉपिक हो और उससे क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। यानी कहने का अर्थ कि एग्जाम में जाने के लिए कम से कम ब्रह्मास्त्र 100 गो ऑप्शन आपको होना चाहिए। कितना टॉपिक होना चाहिए, 100 टॉपिक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। देखिएगा, पीएच स्केल फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि जब पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल लिखेंगे, लेकिन देख लीजिएगा, पोटेंशियल ऑफ, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन आमतौर पर इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, कहा जाता है। इस स्केल का खोज कब किया गया था, तो 1909 में, और किसके द्वारा किया गया था, तो सोरेनसन द्वारा। तो इसलिए हम डिटेल नहीं किए हैं, फिर अगला दिन, सब एक दिन थोड़ी हो जाता है ना। तो क्या होता है, 1909 में पीएच स्केल का खोज हुआ था, और खोज कौन किया था, सोरेनसन। लेकिन पीएच स्केल का अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को ही आमतौर पर आप समझने के लिए पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। क्या कहेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, वही। हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है, वो सब अपने क्लियर होगा, क्योंकि कंपटीशन में जब तक क्वेश्चन को आप ऑपरेशन नहीं किए हैं वह क्वेश्चन आपका नहीं है। लॉक कर लीजिए, वहां गलत होता ही है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, जिस टाइप का पूछता है, सारा को एक एक करके हम लोग ऑपरेशन कर देंगे बस। और एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन आएगा, दराक्षिण ऑपरेशन हो जाएगा। यहां ऑपरेशन होगा तो वहां भी होगा, वहां सिलाई होगा, सिलाई से काम नहीं चलता है। ठीक है, सिलाई को तो ऑपरेशन कहते हैं। हाँ, ठीक है। अब तो बहुत सारा चीज आ गया। पहले आपको ऑपरेशन का यहां से यहां चीर देता था ना, अगर पेट से अगर कुछ ऑपरेशन करा तो लेता चाकू सीधे यहां से यहां तक, इधर वाला चाकू नहीं, वहां। अब क्या है, लेजर है, एक बार दिया, ठीक है, ऑपरेशन हो गया। एक बुनका पड़ेगा आपके शरीर में, पहले एक के फाड़ देता था, अब लेजर से क्या करेगा, ऑपरेशन हो गया। पेशेंटों को पता नहीं चलता कि किधर ऑपरेशन किया था, वो 2 बार 4 बार देखता है। ठीक है, ये कहां कर दिया ना। तो साइंस बहुत आगे चला गया है। हाँ, क्या ना, पट्टी तो थोड़ा रहेगा ही ना,
ऐसा रहता है। कहने का सेंस मार्क नहीं दिखता है, पट्टी रहेगा तत्काल तो दिखिए जाता है, लेकिन जब मार्के नहीं रहता तो लोग देखता है कहाँ ऑपरेशन किया था, खोजिएगा कहाँ किया है, मिट जाता है जल्दी। अब देखिएगा हम लोग का आज एक टॉपिक है प्रमुख ग्रंथि। चलिए हम लोग का एक टॉपिक क्या है, आप निकालिए, कॉपी कलम ये सब लाते हैं ना, हाँ तो ये सब रहना चाहिए। और आप बताइए रणभूमि में अगर आप जाते हैं औजारे छोड़ दीजिएगा तो जीतिएगा, तो औजार को लेके चलना है। तो हाँ मोबाइल बात सही कह रहे हैं, अपने छूट जाएगा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ता है सब। आए कूपन कोड बर्थडे कूपन कोड बर्थडे 50 है, लड़का बार बार। अच्छा अच्छा पहले वह लिख दे। हाँ क्या लिख दे, ओ बर्थडे ओ अच्छा सब कितना, सीधे 5 और हाइफन नहीं है। अच्छा चलिए आप, हाँ स्पेस अलग हो जाता है फिर वो। देखिएगा आपका बर्थडे कूपन है, देखिएगा बर्थडे 50, यही कूपन है, हाँ कूपन कोड है। ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में 50% है, नहीं ऑफलाइन में। हाँ ऑफलाइन में है, जैसे बच्चा बहुत सारा बाहर रहता है तो आप लोग तो पटना में ऑलरेडी है तो ऑफलाइन करेंगे ना। तो चलिए अब आइएगा, क्या लिखे थे प्रमुख, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन जो है इसे कैसे पूछता है सो, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, लीवर, और लीवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यकृत या जिगर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दो चार को तो सबको याद रहता है ना, लेकिन जब तक सब नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं हैंडल होता है। तो क्या लिख दे, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज। अब देखिएगा सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये भी कहेगा तो लीवर। सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि अगर कहेंगे तो कौन, ये भी आपको लीवर। उसके बाद सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि, हाँ सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि कहेंगे तो कौन, थायराइड ग्रंथि। अच्छा अंतः और बाह्य का अर्थ समझते हैं, जिसका फंक्शन आंतरिक हो वह अंतःस्रावी ना। जैसे हम दूध ग्रंथि, तो दूध जो निकलता है बाहर की अंदर, बाहर, तो बाह्य स्रावी होगा कि अंतःस्रावी, यानी जिसका फंक्शन बाहरी हो वह बाह्य स्रावी, और जिसका फंक्शन आंतरिक हो वह आंतरिक। पसीना बाहर निकलता है कि अंदर, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बाह्य। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बाह्य, अंत है, क्योंकि फंक्शन उसका क्या होता है, आंतरिक होता है। अग्नाशय ना, पीनियल ग्लैंड आंतरिक होता है, सब आंतरिक।
तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन है आपको? थायराइड ग्रंथि। थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी लीवर है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे तो थायराइड ग्रंथि। क्या हो गया? थायराइड ग्रंथि। सर अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है? ये सब आज ही पूछ लीजिएगा। अम्ल जो होता है वह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। क्षार जो होता है उसका स्वाद क्या होता है? खारापन होता है। क्या होता है? खारापन या कड़वा ना, तीता। क्षार का, अम्ल का आपको खट्टा। अम्ल कैसा? खट्टा। कोई भी अम्ल जो है बिना हाइड्रोजन के बनना संभव नहीं होता है। अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, जबकि जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को क्षार में बदल देता है। तो अभी उधर नहीं जाना है चेला, वो अपने एक दिन टॉपिक आया सारा अम्ल के बारे में जिक्र हो जाएगा। ये तो याद कराने के लिए कर रहे हैं कि ताकि मेमोरी में बना रहे। ये ऐसे होता है कि अलग से हमको याद नहीं करना पड़े। ठीक है? हाँ हाँ, रजनीश कुमार आप ही का आंसर दिए हैं। हाँ हाँ, आप ही का आंसर है। सबसे बड़ी ग्रंथि लिख दिए हैं, ये सब लिख दिए हैं। ठीक है? तो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि बड़ा, तो आगे बढ़े। अब देखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि फर्स्ट में, और सेकेंड में पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को ही पीयूषिका कहते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड हिंदी में ग्रंथि और इंग्लिश में ग्लैंड। ठीक है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। क्योंकि इसका वजन होता है 0.1 ग्राम और इसका 0.6। अब आइएगा मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? वाह रे वाह, पीयूष ग्रंथि को। अब पीयूष ग्रंथि को हो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूषिका भी कहते हैं, उसे पकड़ लीजिएगा ना, पीयूषिका। अब बताइएगा त्रिनेत्र किसको कहा जाता है? त्रिनेत्र कहा जाता है किसको? वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। कहा जाता है किसको? पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि चेला कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। और पीयूष ग्रंथि भी कहाँ होता है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि भी आपको मस्तिष्क में और आपको पीनियल ग्लैंड भी मस्तिष्क में। उसके बाद जैविक घड़ी। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। यानी आपसे पूछेगा कि जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो ये भी आपको कौन? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। यही ना हम लोग को सोने पर से संबंधित है। यही ना हम लोग को जो सोने का और उठने का जो टाइमिंग जो करता है, कौन करता है? उसी से लिए हम लोग लिखे बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी। इसी में एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है, जो आगे इसका डिटेल जब पढ़ाएंगे, ब्रेन पढ़ाएंगे ना मस्तिष्क के बारे में, तब वो सब क्लियर होगा। एलआर में मानिए। हाँ 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 हाँ। तो जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। सही है आपको। सर एएलपी में काम आएगा, तो एएलपी से अमेरिका से क्वेश्चन थोड़ी ही आता है। सब यही सब ने पूछा है। सब पर पकड़ रहेगा तो सब निकल जाएगा, नहीं पकड़ रहेगा तो नहीं निकलता। 19-20 का अंतर रहता है। किसी में साइंस बढ़ा देता है तो किसी में आर्ट्स बढ़ा देता है।
किसी में आर्ट साइंस दोनों रहता है। यही बात हुआ। तो हो गया, आगे बढ़े, नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब आइएगा, आपसे पूछेगा कि मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्लैंड किसको कहा जाता है? अग्नाशय को। अगर यही आपसे पूछेगा पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा जाता है कि यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इस सबको पचा देता है। क्या करता है? सबको पचा देता है। तो ये भी कौन हो जाएगा? अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। ठीक है, 11 है। ठीक है, 11। उसके बाद नींद नियंत्रण ग्रंथि, ये भी कहेंगे तो कौन? हाँ, पीनियल ग्रंथि। एक हाइपोथैलेमस का नाम सुने होंगे। हाँ, हाइपोथैलेमस ना, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होता है, ये भी कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। तो हम लोग लिख देंगे, कभी कभी पूछ देता है कहाँ है ना। तो जब हम लोग रोग पढ़ेंगे, कौन रोग किससे होता है और किस मेन रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब ये सब हम लोग वहां जिक्र करेंगे। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है। इसका काम शरीर ताप नियंत्रण, भूख प्यास ना, भूख प्यास न, प्रेम घृणा अलग चीज होता है, वो तो एड्रीनल ग्लैंड ना, कहता डोंट टच मी ना। तो ये सब किससे होगा? एड्रीनल ग्लैंड। आ रहे हैं। ये आपको शरीर के ताप को नियंत्रित करेगा। कौन? क्योंकि शरीर एक बार टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, एक बार कम होगा तो भी क्या होगा? किसी बीमारी का आप शिकार हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल स्टेज में रहता है। शरीर ताप नियंत्रण, भूख, तब ना आप खाते हैं। अगर भूख न लगे तो कोई खाएगा? कौन पैसा खर्चा करेगा ना? करेगा कोई? तो भूख प्यास ये सब आपको किसके कारण? ये सब आपको हाइपोथैलेमस के कारण। फिर आइएगा एड्रीनल ग्लैंड। और इसका काम क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं अधिवृक्क। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका काम क्या होता है? रक्त ताप को नियंत्रण। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को, एड्रीनल ग्लैंड रक्त ताप नियंत्रण। रक्त यानी ब्लड, रक्त ताप नियंत्रण। उसके बाद अब ये बोले थे क्रोध, भय न, कहीं कहीं जाते होंगे तो डर लग जाता होगा, या सुनसान जगह पर न कहते कि भूत रहता है वहां, कहता है ना गांव में। तो क्रोध, भय, कामुकता ये सब आपको किसके कारण हो रहा है? अब जाएंगे। ठीक है, क्रोध, भय, कामुकता ये सब किसके कारण? अब वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि। हाँ, उसी से निकलता है पीयूष ग्रंथि। एक आप नाम सुने होंगे थैलेमस का नाम, थैलेमस ग्रंथि। थैलेमस ग्रंथि का क्या काम होता है?
ये भी आपको कहाँ होता है? मस्तिष्क में। देखिएगा, ठंडा ना, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म। सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, बिना याद है तो बहुत अच्छा लिखते हैं, नहीं नहीं दिखाई देता है। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाता है। हाँ हाँ आए? हाँ, इसीलिए 2 बार 4 बार बोलते हैं। हाँ हाँ, सब अब टाइम से आ जाएगा। 1-2 दिन क्लास का होता है, 10-15 मिनट ऊपर नीचा। तो गर्म, ठंडा ना, आ दर्द, ये सब एहसास किससे होता है? यही थैलमस से। नहीं देखते हैं बच्चा को भी, आप लालटेन तक ले जाइए, उंगली का को खींचेगा, जानता है कि गर्म है, वहां अगर उंगली जाएगा तो जलेगा। तो यह एहसास कौन? हम लोग को ठंडा के महीना में ठंडा लगता है तो जैकेट पर जैकेट पहनते हैं, स्वेटर से स्वेटर पहनते हैं, रहते हैं ना, क्यों? यह एहसास होता है। तो ये सब। और एक है, आपको थाइमस का नाम सुने होंगे। थाइमस ग्रंथि, ये कहाँ होता है? छाती में। कहाँ होता है? छाती, छाती और फेफड़ा के बीच में होता है ना। तो ये थाइमस जो ग्रंथि होता है, यह क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? मजबूत बनाता है। यानी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत। टी लिम्फोसाइट जानते हैं? हाँ, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण कौन करता है? यही। आप तो जानते ही हैं कि प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कौन बनाता है? WBC। कौन? WBC। ग्रंथि में थाइमस, ग्रंथि में थाइमस। अब बताइए, बूढ़ा अवस्था में कौन सा ग्रंथि समाप्त हो जाता है? यही आपको, यानी बुढ़ारी में कौन गायब हो जाता है? बूढ़ा, यानी बुढ़ापा में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? बुढ़ापा में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कौन? तो थाइमस। प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है कौन? थाइमस। टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण करता है कौन? थाइमस। और थाइमस ग्रंथि कहां होता है? छाती में। कहां होता है? आगे बढ़े। 17 में देखिएगा, अंत और बाह्यस्रावी दोनों के तरह कार्य करता है। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का कार्य कौन करता है? तो आपको अग्नाशय। कौन है आपको? अग्नाशय। उसके बाद आप देखिएगा, एक पूछता है कि कौन सा ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव करता है। तो ये आपको कौन? ये भी आपको अग्नाशय। अग्नाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। सर सब्जेक्ट पहले खत्म कर दीजिए, उसके बाद पूछिएगा। तो ब्याहो नहीं होगा तो नौकरी लगेगा 4 साल में। कौन कंपटीशन में ये नहीं ध्यान रखना कि ये काम करके ये करेंगे। जब ये दिमाग में आया था, बाजार खत्म। आपको देखना है कि सारा चीज चलना चाहिए, भले उसके लिए आपको 10 घंटा के जगह पर 12 घंटा ही क्यों नहीं पड़े। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, कहेंगे कि हम आज नहीं पढ़े थे, या पापा की तबीयत खराब था, या मेरा तबीयत खराब है, तो सुन लेगा? नहीं है ना। तो जब वहां आपका कोई दुख सुनिए नहीं सकता है, तो पहले हम क्यों समझौता कर ले? वहां दुख सुनता तो कुछ समझौता भी करते। वहां दुख तो सुनेगा ही नहीं। 5 मिनट अगर अलार्म घंटी मार देता है, तो अलार्म घंटी से पहले आप बना के बैठे रहिए। कॉपियां छीन लेता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं। देखो, बिहारे जो है, जो केस हो जाता है तो सुनवाई होता है। अभी तैयारी नहीं है, इसका डेट बढ़ा दिया जाए, आंदोलन कर देगा तो डेट बढ़ जाता है। केंद्र सरकार में नहीं होता, मामला फंसेगा तो ही।
तो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव कौन करता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अब बताइए आप लोग राय दीजिए, सब्जेक्ट कौन चालू करे? ऑनलाइन। सर टॉपिक पहले से बता देते तो ओहो सारा पहले ही से आपको एग्जाम में हम क्वेश्चन दे देंगे उपाय करके लड़का बड़ा सुकुमार हो गया। पहले से आपको कुछ पता नहीं, हम आपसे पूछेंगे, आप पहले ही कह देंगे ये पूछेंगे, केकरा से गलती होगा। अब रुकिए, पहले आप लोग से पूछते हैं। अब बताइए आर्ट्स और साइंस। पहले बताइए आर्ट्स की साइंस। आज हम हाथ उठवाते हैं, आर्ट्स में हाथ उठाएंगे एक एक हाथ। अच्छा, साइंस में ये तो साइंस वाला हो गया, आज खत्म हो गया। पढ़ना आप ही लोग, हमारा तो पढ़ाना है। चलिए साइंस में तो आप कर दिए। अब बताइए साइंस में 3 गो है, एहू में हाथ उठाइएगा। अब बताइए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या शुरू करें? तीनों। अच्छा, आते हैं। हिस्ट्री तो आर्ट्स में चला गया था, आर्ट्स तो खत्म हो गया। तो सुनिएगा, केमिस्ट्री में हाथ उठाइए। नहीं है, केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है, आते हैं। अब आइएगा बायोलॉजी में। बायोलॉजियों में कमे गोरा है। अच्छा, फिजिक्स में सबसे ज्यादा फिजिक्स में उठा दिया। हिस्ट्री तो आज तो पहला ही आप लोग कटवा दिए हैं। तो अच्छा, सब तो पढ़ना ही है, तो कौनो एगो स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करे, बायोलॉजी की फिजिक्स? पूछते हैं तो हाँ ना गड़बड़ाइए जाएगा। अब चलेगा तो बायोलॉजी तो पूरा खत्म होगा, तभी है। फिजिक्स चलेगा तो पूरा खत्म, छोड़ के पढ़ाइएगा तो गड़बड़ाएगा नहीं। अच्छा ठीक है, फिजिक्स में हाथ उठाइएगा, रखिए। अब बायोलॉजी में हाथ उठाइएगा। तो बायोलॉजी में सब उठा दिया। फिजिक्स में, हिस्ट्री में तैका क्वेश्चन अब कम पूछ रहा है, नहीं समझे? हाँ। ठीक है, हिस्ट्री माने सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर कम किया है कंपटीशन में तो हिस्ट्री से। पहले हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, पढ़ता था, लेकिन अब बहुत कम कर दिया। अब आर्ट्स में ज्योग्राफी और संविधान ज्यादा पूछने लगे और हिस्ट्री को डाउन कर दिया। तो पहले ये डिसीजन कीजिए, फिजिक्स। अच्छा, एक बार बायोलॉजी में हाथ उठाइए। एक हाथ उठाना है, 2 गो उठा देता है सब। हाँ ठीक है, बैठिए। और फिजिक्स में तो बायोलॉजी ज्यादा हो जा रहा। अच्छा चलिए, कल से फिजिक्स का शुरू कर। ये तो सारा ऑपरेशन करके 1 महीना में खत्म करके आपको लगेगा फिर दूसरा सब्जेक्ट लाएंगे। तो हे भगवान, आर्ट्स साइंस दोनों ना चलेगा। पहले कहे हैं से तो हाँ, एगो आर्ट्स खत्म होगा तो फिर एगो साइंस, फिर साइंस खत्म होगा तो फिर आर्ट्स, ऐसे करके एक दिन में दोनों थोड़ा पता चलेगा तो दोनों में से कुछ नहीं हुआ। कंपटीशन में थोड़ा थोड़ी होता है। कैसे होगा? वैसे नहीं ना होगा। ना सही से बता पाएंगे, ना इसमें बता पाएंगे, ना उसमें बता पाएंगे। सब्जेक्ट कोई शुरू होता है ना, तो जब तक वो खत्म नहीं होता है, जब तक कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चालू होता। तो देखिएगा, कल से फिजिक्स, एक बाद कोई एक आर्ट्स, फिर साइंस नहीं कहिएगा। ऑनलाइन वाला रे सब फिजिक्स से कह रहा है, बायोलॉजी एगो 2 गो लिख रहा है, फिजिक्स एगो हिस्ट्री कह रहा है। अच्छा चलिए,
ऐसे शुरू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो साइंस होगा, तब एगो फिर आर्ट्स हो जाएगा। हाँ, और हाँ बोलिए क्या ना, पहले बताएंगे ना, पहले फिजिक्स के बारे में सारा बताएं, फिजिक्स कहाँ से आया, किसको फिजिक्स कहेंगे, इसका खोज कौन किया, कैसे ओकरा पहले थ्योरी पूरा होगा, तब उसके बाद फिर आगे पे उसके बाद दाब क्या होता है, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होता है, बल आघूर्णन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वो सारा सब डिटेल आएगा ना। टेस्ट अब हो जा रहा है, अब शुरू होगा टेस्ट जो है। ध्यान रखिएगा, किसी बच्चा को टेस्ट भी देना हो तो वह टेस्ट है आपको इसके बाद जो है वो शुरू होता है ऊपर में, ठीक है, वो तो चालू है। तो चलिए, तो आज यहीं तक सेवा दे रहे हैं, लेट हो गया, जा रहे हैं डिस्कशन में। अब जो भी देना है 100 क्वेश्चन रहता है, 20 को साइंस, 10 को आर्ट्स, 5 को करेंट और 5 को स्टैटिक। 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन 12 बजे से होता है, ठीक। चलिए आज यहीं तक, जय हिंद जय हिंद।